हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो गाइज आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जो पहले चैनल पर करवा रखा है तुलनात्मक राजनीति, उसमें आवाज़ बहुत ही कम थी गाइज। आज हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे। तुलनात्मक राजनीति, उसकी डेफिनेशंस, उसकी प्रकृति, विशेषताएँ और उसका क्षेत्र, और इसके बाद संविधान एवं संविधानवाद, महिलाओं की राजनीति में भूमिका, अमेरिका के राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ एवं कार्य हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य, इन सब टॉपिक को आज की वीडियो में हम फिर से रिवाइज करेंगे। मैं बिल्कुल आपको कहानी की तरह ही बताऊंगी। आप वीडियो को 2 या 3 बार सुन भी लेना, आपको ऑटोमेटिक ये सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति क्या होती है? आपको देखो रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल समझते रहना। तुलनात्मक राजनीति, तुलना नाम आ गया तो तुलना से क्या होती है कि तुलना, दो देशों की आपस में तुलना की जाती है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत दो देशों की, दो या दो से अधिक देशों की आपस में तुलना की जाती है, या एक ही देश की अलग अलग समय पर राजनीति की तुलना की जाती है। पहले क्या होता था, दूसरे विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति को केवल राज्य की औपचारिक संस्थाओं तक ही, के अध्ययन तक ही सीमित रखा जाता था। इसे प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू द्वारा बताए गए अर्थों में ही प्रयोग किया जाता था, किंतु वर्तमान में तुलनात्मक राजनीति को व्यापक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसका अभिप्राय न केवल औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से लिया जाता है, बल्कि राज्य के उन अनौपचारिक तत्वों के तुलनात्मक अध्ययन से भी लिया जाता है जो किसी न किसी रूप को राजनीति को प्रभावित करते हैं। आगे आती है इसकी परिभाषाएं। एडवर्ड ए फ्रीमैन क्या बोलते हैं? तुलनात्मक राजनीति विभिन्न प्रकार की सरकारों और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण है। रोल्फ ब्रायबंटी, तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं में उन कारकों की जान पहचान और व्याख्या है जो संस्थागत प्रकाशनों को प्रभावित करते हैं। जीन ब्लोडेल, तुलनात्मक राजनीति वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। एम कर्टिस, तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में विद्यमान महत्वपूर्ण समानताओं और असमानताओं से है। राय सी मैक्रिडिस, विभिन्न राज्यों की संपूर्ण राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन को तुलनात्मक राजनीति माना गया है। देखिए ये 5-6 डेफिनेशन है, जरूरी नहीं कि आपको ये सारी करनी है, आपको जो इजी लगे इनमें से आप वो कर लेना। ठीक है, अभी आगे आते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में, तुलनात्मक राजनीति कला नहीं विज्ञान है। तुलनाओं पर बल दिया जाता है, शासन के अंगों का निर्माण किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति की लंबात्मक तुलना, तुलनात्मक राजनीति का क्षैतिज अध्ययन है और तुलनात्मक का जो अध्ययन क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत है। तुलनात्मक राजनीति में लंबात्मक तुलना, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सरकारें आती हैं, जैसे राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सरकार के अंतर्गत है नियम और कानून आते हैं। प्रांतीय में वित्तीय, ऐसे याद कर सकता है, प्रांतीय प्रांत और वित्तीय, वित्तीय होते पैसे वगैरह से, पैसे पैसा, पैसे प्रांत। ठीक है, पैसे याद रख से प्रांतीय। स्थानीय सरकार में आता बल शक्ति और शासन के अंगों का निर्माण, जैसे कानून का निर्माण है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तुलनाओं पर बल, एक से अधिक राज्य सरकार या राजनीतिक पद्धतियों के आपस में तुलना की जाती है। कला नहीं विज्ञान है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है तुलनात्मक राजनीति कोई कला नहीं विज्ञान है, क्योंकि इसमें सम्मिलित किए जाने वाले जो भी अध्ययन है उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र काफ़ी क्षैतिज है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें दो देशों के आपस में तुलना की जाती है, एक ही देश की अलग अलग समय पर राजनीति की तुलना की जाती है। अभी आगे आती है इसकी महत्व या उपयोगिता। राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवहार को समझा जाता है, राजनीति में सिद्धांत निर्माण किया जाता है, आनुभविक वास्तविक तथ्यों का समझा जाता है, पूर्व कल्याण और रचनात्मक रूप है। तुलनात्मक राजनीति में प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पुण्य प्रमाणिकता की जाती है। अभी आगे आता है तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति समाजीकरण का अध्ययन है, राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन है, विभिन्न राज्यों का संस्थागत व्यापक विवरण है, राजनीति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार, विश्लेषणात्मक और अनुभविक खोज, राजनीतिक दल और हित समूह, राजनीतिक आधुनिकीकरण और नगरीकरण की समस्याएं, विकासशील समाजों का अध्ययन, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, प्रतियोगी राज्यों के बीच शक्ति संतुलन, नौकरशाही की भूमिका, अनुशासनात्मक
दृष्टिकोण, मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांत। अभी इसकी कुछ हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तुलनात्मक राजनीति समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आप कुछ भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो। मनुष्य ये सार्वभौमिक प्रक्रिया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी जो ये राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया है जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और मनुष्य इसमें ही रहता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है गाइज, राजनीति संस्कृति का अध्ययन। राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन के अंतर्गत क्या है कि राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय नागरिकों के उस व्यवस्था के दृष्टिकोण, विकास, भावना और मूल्यों से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की अपनी एक संस्कृति होती है, ठीक है। फिर विश्लेषणात्मक व अनुभाविक खोज, इसके अंतर्गत क्या है गाइज, तुलनात्मक राजनीति अनुभाविक अध्ययन अधिक बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं और उनकी संरचनाओं की अपेक्षा जो तत्व होते हैं उनको अधिक अध्ययन किया जाता है। विकासशील समाजों का अध्ययन। विकासशील समाजों का अध्ययन के अंतर्गत क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो तुलनात्मक राजनीति केवल विकसित देशों की शासन प्रणाली को ही महत्व देती है। इसके विपरीत ये विकासशील देशों की शासन प्रणाली को भी इसके अंतर्गत महत्व दिया जाता है। जैसे एशिया और अफ्रीका के पिछड़े और विकासशील देशों की शासन प्रणालियों को इसमें स्थान दिया गया है। राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता से अभिप्राय नागरिकों की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से है। सभी राजनीतिक प्रणालियों में सहभागिता का जो अर्थ होता है वो समान नहीं होता। वास्तव में राजनीतिक भागीदारी ही किसी व्यवहार के औचित्य की कसौटी मानी जाती है। नौकरशाही की भूमिका। इसके अंतर्गत क्या है, नौकरशाही की प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान राजनीति में व्यवस्थाओं में नौकरशाही सरकार और प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बन गई है। यदि आधुनिक युग को भी नौकरशाही का युग कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तुलनात्मक राजनीति है इससे हमें अपने देश की शासन व्यवस्था का ज्ञान होता है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी ज्ञान होता है। अभी हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है संविधान। अभी हम संविधान और संविधानवाद के विषय में जानेंगे। संविधान और संविधानवाद राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं हैं। 19वीं और 20वीं सदी में इन दोनों अवधारणाओं का विस्तार हुआ। आज विश्व के अनेक देशों में संविधान और संविधानवाद का अस्तित्व देखने को मिल रहा है। संविधान का अर्थ देखिए, संविधान के अंतर्गत क्या है, नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जिसे मानव का सर्वांगीण विकास होता है उसे संविधान कहते हैं। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है। इसमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियाँ, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा जाता है, उसे संविधान कहते हैं। देखिए, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ है सम्मान और विधान का अर्थ है कानून और कर्तव्य। अर्थात जो कानून है वो जो सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं उसे संविधान कहते हैं। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। अभी आगे आती हैं इसकी परिभाषाएं। डायसी, वे सभी नियम जो राज्य में प्रत्यक्ष रूप से राजसत्ता के प्रयोग को प्रभावित करते हैं राज्य का संविधान कहलाते हैं। ऑस्टिन, संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकार की संरचना को निश्चित करते हैं। फाइनर, संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है, ठीक है। अभी आगे आते हैं संविधानवाद की विशेषताएं। देख लीजिए, डायग्राम को देख लीजिए आप। लिखित एवं निर्मित संविधान, विस्तृत और व्यापक संविधान, लचीले और कठोर का सम्मिश्रण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, मौलिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, समाजवादी राज्य की स्थापना, वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है, संघात्मक शासन की स्थापना, संकटकालीन व्यवस्था,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शासन प्रबंध की व्यवस्था। देखिए गाइज, इतने पॉइंट्स मैंने डाले हैं 3-4 बुक्स को मिक्स मैच करके। आप पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करना, ठीक है। आप एक्सप्लेन उसमें से 5-6 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने ज़्यादा डालोगे एग्जामिनर पर उतना ही इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें से कुछ को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। रटने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे है लिखित संविधान की, लिख देना कि हमारे भारत का संविधान एक निश्चित समय पर लिखा गया, इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है, ठीक है। विस्तृत और व्यापक संविधान, लिख देना कि भारत का संविधान बिल्कुल विस्तृत संविधान है, इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। और 1-2 डेफिनेशन भी हैं इसके अंतर्गत। डॉक्टर जेनिंग्स क्या बोलते हैं, भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। HV कॉमन, हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का विशालकाय संविधान है, ठीक है। लेकिन फिर आगे है जैसे मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था में जैसे गाइज क्या लिखोगे, मूल संविधान द्वारा नागरिकों को स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें संपत्ति का जो अधिकार था इसके मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया, ठीक है। अभी वो कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार अभी कितने हैं, 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत क्या है, मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, परंतु जो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। अभी इसकी संख्या 11 है। बिल्कुल ही जी हाँ, आपको पता ही होगा कि मौलिक अधिकार 6 हैं, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। और वैश्विक मताधिकार की घोषणा कर दी, जिसकी मतलब एज 18 वर्ष हो जाती है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, उसको मत डालने का अधिकार होगा। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष सुविधा दी गई है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये लचीले और कठोर का सम्मिश्रण, कि भारत का संविधान लचीले और कठोर का सम्मिश्रण है। यह न तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और न ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला है। संपूर्ण प्रभुत्व समाजवाद की स्थापना, संविधान द्वारा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि भारत आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों से बिल्कुल सर्वोच्च है, दोनों ही क्षेत्रों से बिल्कुल स्वतंत्र है, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, ठीक है। भारत के संविधान का ऊपरी जो ढांचा है वो संघात्मक है और इसकी आत्मा है एकात्मक है। हमारे संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही क्या पाई जाती हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं। अभी है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। सभी को पता है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर सरकारी नौकरी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उसका प्रचार प्रसार करने की बिल्कुल छूट है, आज़ादी है, स्वतंत्रता है, ठीक है। समाजवादी राज्य की स्थापना, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधानवाद की जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया। संविधान के 44वें संशोधन में इसकी प्रस्तावना में स्थान दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। महिलाओं की राजनीति में भूमिका। देखिए, आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी पर बहुत सीमा तक निर्भर करती है। सच्चा लोकतंत्र वही माना जाता है जिसमें नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी हो। जन भागीदारी से ही सरकार को वैधता मिलती है और जनता सरकार की नीतियों का खुशी से पालन करती है। शासन में लोगों की भागीदारी राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने से बढ़ती है। राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया उन अंतःक्रियाओं के समूह को कहते हैं जो किसी समाज की राजनीतिक प्रणाली के किसी क्षेत्र में पारित होती है, जिनका एक दूसरे के साथ संबंध होता है, यह एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। अतः एक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अनेक प्रकार की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, 20वीं शताब्दी से पहले हर देश में महिलाएं राजनीतिक से बिल्कुल दूर रहती थी। राजनीति पर पुरुषों का ही एकाधिकार माना जाता था, क्योंकि महिलाओं का कार्य संतान पैदा करना और उनका पालन पोषण करना माना जाता था। तब महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई थी, किंतु धीरे धीरे इनमें राजनीतिक जागृति आई और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष छेड़ दिया। इसके फलस्वरूप लोकतांत्रिक देशों में
महिलाओं को भी राजनीति में भागीदार बनाया जाने लगा। अब उनको जैसे राजनीतिक प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, नीति निर्माण प्रक्रिया है, राजनीतिक सौदेबाजी है आदि सब हर किसी में उसकी उनको पूछा जाता है, उनका सम्मान किया जाता था। तभी तो एक जैसे एक कहावत है हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्तर नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्तर देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। अभी देख लीजिए, चाहे ब्रिटेन आपके एग्जाम में आए कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड या भारत कहीं की किसी भी महिला की राजनीति में भूमिका के बारे में पूछे, आप इसी को डाल दीजिएगा और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है। राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की क्या भूमिका है? स्त्रियों के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था, मतदान का अधिकार, पुरुषों के समान अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, महिलाएं और मंत्रिमंडल, महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता, लिंग के आधार पर भेदभाव, मंत्रिपरिषद की सदस्य है, सीनेट की सदस्य है, महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन। ठीक है। अभी इसके देख लेते हैं हम, स्त्रियों के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था। इसके अंतर्गत क्या है गाइज, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त किए गए हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्रों का, या ऐसा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो महिलाओं की पहुंच से बाहर हो। 1920 में अमेरिका में क्या किया गया, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया, और इंग्लैंड में 1928 में यह अधिकार दे दिया गया। ठीक है। और हमारे भारत में तुरंत आज़ादी के बाद महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। चुनाव लड़ने का अधिकार, इसके अंतर्गत क्या है गाइज, महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। ब्रिटेन में क्या होता था, पुरुषों के समान 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाता है। वहीं अमेरिका में क्या है कि महिलाओं को जो चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो प्रतिनिधि का चुनाव लड़ने का है उसकी आयु सीमा है 25 वर्ष, और जो सीनेट का चुनाव लड़ने के लिए है उसका है 30 वर्ष। और इसके अतिरिक्त क्या है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए राज्य का नागरिक होना अनिवार्य है जहां वह चुनाव लड़ना चाहता है। पुरुषों के समान अधिकार, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया गया है, चाहे वो शिक्षा की बात हो या मतलब किसी भी चीज़ की कोई भी हो, महिलाओं में जागरूकता रही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिलाओं में राजनीतिक अधिकारों की मांग जोरों शोरों से उठानी शुरू कर दी, और परिणाम स्वरूप उनको वोट डालने का अधिकार, शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार सब कुछ प्रदान कर दिया गया। लिंग के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, महिलाओं को अपने जीवन से संबंधित किसी भी विषय में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है। महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अवसर की समानता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अधिकारों को लागू किया गया, महिलाओं को अमेरिका में 1920 में वैश्विक मताधिकारों को लागू किया गया है, और इंग्लैंड में या ब्रिटेन में 1928 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति, धर्म, भाषा आदि में किसी प्रकार का, नौकरी को लेकर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की सदस्य है। मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है। मंत्रिमंडल की सदस्य है। महिलाओं को मंत्रिमंडल की सदस्य भी का भी अधिकार दिया गया है। महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता आई, तभी महिलाओं को अभी बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनकी महिलाओं में राजनीतिक अधिकारों की मांग जोरों शोरों से शुरू कर दी थी। परिणाम स्वरूप उनको बहुत से अधिकार दे दिए गए थे। ठीक है। संसद में भागीदारी का अधिकार दे दिया गया, महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन का अधिकार दे दिया गया, सीनेट की सदस्य का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार दे दिया गया। पहले क्या होता था, बहुपत्नी प्रथा थी, परंतु 1950 के बाद बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियाँ एवं कार्य। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे शक्तिशाली मुख्य कार्यपालिका माना जाता है। अमेरिका की शासन प्रणाली में राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, और इस नाते कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते अमेरिका का जो ये राष्ट्रपति है उसको बहुत सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अमेरिका के संविधान अनुच्छेद 2 में इसकी योग्यता बताई गई है कि वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो,
वह कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका का निवासी रहा हो, उसमें वे सभी योग्यताएं हो जो एक मतदाता के लिए आवश्यक हैं। वेतन और भत्ते। कांग्रेस द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल के प्रारंभ से निर्धारित कर दिए जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाने पर अथवा पद से त्याग पत्र देने पर उसको आजीवन पेंशन मिलती है। कार्यकाल। अमेरिका का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। इससे पहले भी किंतु अमेरिकी कांग्रेस उसे महाभियोग द्वारा इससे पहले भी उसके पद से हटा जा सकती है, लेकिन महाभियोग भ्रष्टाचार करने पर या फिर देशद्रोह करने पर या फिर कोई बड़ा सा अपराध करने पर महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन आज तक अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। और अमेरिका में एक प्रथा यह भी है कि एक व्यक्ति 2 से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव लीप वर्ष के नवंबर का महीना आता है, प्रथम सोमवार को छोड़कर मंगलवार को इसका चुनाव किया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसकी सदस्य की संख्या कांग्रेस की सदस्य की संख्या के बराबर होती है। नया राष्ट्रपति 20 जनवरी दोपहर अपने पद की शपथ लेता है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसे यह शपथ दिलाता है। अभी आता है राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। कार्यपालिका की शक्तियां, वैधानिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, अनेक प्रकार की शक्तियां हम एक एक करके देखेंगे। कार्यपालिका की शक्तियां। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया होता है। उसे संविधान द्वारा संघीय सरकार की सभी कार्यपालिका शक्तियां सौंपी गई हैं। कानून को लागू करना था, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, प्रशासन का संचालन करना, नियुक्तियों से संबंधित शक्ति, सीनेट के प्रति शिष्टाचार, समाधान का अधिकार, परराष्ट्र संबंधों का संचालन, विदेशों में अमेरिकी नागरिक का संरक्षण, सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति। ठीक है, अभी देखिए, कानून को लागू करना तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखना। देश का मुख्य कार्यपालिक होने के नाते देश में कानून को लागू करना और शांति व्यवस्था को बनाए रखना राष्ट्रपति का क्या है? कर्तव्य है। प्रशासन का संचालन करना। राष्ट्रपति प्रशासन का मुखिया होता है। समस्त अमेरिका का प्रशासन उसके ही नाम से चलाया जाता है। वह अपने मंत्रिमंडल और अन्य अधिकारियों के सहयोग से देश का प्रशासन चलाता है। नियुक्तियों से संबंधित शक्ति। राष्ट्रपति को अनेक अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्त करने और उन्हें पद से हटाने की पूर्ण शक्ति दी गई है, पूर्ण अधिकार है उसको। ठीक है, समाधान का अधिकार भी दिया गया है। और विदेशों में अमेरिकन नागरिकों का संरक्षण। राष्ट्रपति विदेशों में अमेरिका के राजदूत की नियुक्ति करता है और विदेशी राजदूत को अपने देश में रहने की स्वीकृति भी देता है। ठीक है, विदेशों में सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति। राष्ट्रपति अमेरिकी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस नाते वह उसे अपना नियंत्रण रखता है। वह जहां चाहे सेना को भेज सकता है, किंतु युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है, राष्ट्रपति को नहीं है। वैधानिक शक्तियां। वैधानिक शक्तियों के अंतर्गत क्या है गाइज? अमेरिकी संविधान के अनुसार क्या किया गया है? जो ये वैधानिक शक्तियां हैं ना, ये कांग्रेस को प्रदान की गई है, लेकिन कुछ मामलों में राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। कांग्रेस को संदेश भेजना। राष्ट्रपति को कांग्रेस को संदेश भेजने का अधिकार है और अपने इस अधिकार के कारण वह कांग्रेस के कानून बनाने के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। राष्ट्रपति कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुला सकता है। ऐसा वह असाधारण स्थिति में ही कर सकता है। निषेधाधिकार। इसके अंतर्गत क्या है गाइज? राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों को अपनी स्वीकृति देता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कांग्रेस द्वारा पारित जो विधेयक है कानून का रूप धारण करता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर ही किसी विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना होता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो 10 दिन के बाद उस विधेयक को पारित ही माना जाएगा। ये शक्ति ये क्या कहलाती हैं? पॉकेट वीटो भी कहलाती हैं। ठीक है, आगे आती हैं न्यायपालिका की शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। जो ये राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। समाधान का अधिकार है। ये किसी की सजा को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है और उनको माफ़ भी कर सकता है। अभी आगे आती हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या है? वित्तीय शक्तियाँ।
इसके अंतर्गत क्या है गाइज, अमेरिका का जो बजट है पारित करने का अधिकार वैसे तो कांग्रेस को है, किंतु बजट अमेरिका के राष्ट्रपति के दिशा निर्देश हैं, व्यवहार हैं, उसके द्वारा ही तैयार किया जाता है। यदि मतलब कांग्रेस चाहे तो उसमें फेरबदल कर सकती, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। जो राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है उसी बजट को वह स्वीकार कर लेती है। इसके अतिरिक्त और भी शक्तियाँ हैं, जैसे युद्ध के समय राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियाँ दी जाती हैं जिसका वह खुलकर प्रयोग करता है। दूसरा, वह अपने दल का नेता होता है। चुनाव के समय उम्मीदवारों को जो टिकट है उसकी इच्छा से ही वितरित किए जाते हैं। संपूर्ण राष्ट्र का नेता होता है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। ब्रिटिश शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली मौजूद है और संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष केवल संवैधानिक अध्यक्ष होता है, वास्तविक अध्यक्ष नहीं होता। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने देश का वास्तविक शासक है और उसे देश की शासन प्रणाली में अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती है। सम्राट उस व्यक्ति को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जब किसी राजनीतिक दल को कॉमन सभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो इसी सिचुएशन में सम्राट उसे अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है जो सरकार बनाने के योग्य होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में यह भी प्रथा है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही चुना जाता है। लोस्की के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण उसके जीवन तथा उसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है। लावेल के अनुसार यदि प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज की चालक शक्ति नहीं है तो भी वह जहाज का संतुलन अवश्य है जिस पर माल लटका हुआ है और वह इस नाते जहाज का केवल उपयोगी ही नहीं बल्कि एक आवश्यक अंग भी है। चर्चिल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक रहस्यमय तथा जादू भरी कड़ी है जिसने हमारे ढीले बंधे हुए और दृढ़ता से जुड़े हुए राष्ट्रमंडलीय देशों, राज्यों और जातियों को मिलाए रखा है। अभी आगे आता है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। दल का नेता, कॉमन सभा का नेता, राष्ट्र का नेता, सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, समन्वय करना, प्रशासन पर नियंत्रण करना, मंत्री परिषद का गठन करना, मंत्रियों में विभागों का वितरण करना, मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता करना, विदेशी संबंधों का संचालन करना, सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी को मतलब जोड़े रखना, सम्राट का मुख्य सलाहकार, संसद का नेता और नीतियों का निर्धारण। ठीक है, देख लीजिए डायग्राम, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। ठीक है, अभी हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मंत्री परिषद का गठन। अपनी नियुक्ति के पश्चात प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का गठन करता है। वह जिन व्यक्ति को अपनी मंत्री परिषद में लेना चाहता है पहले उसकी सूची तैयार करता है, फिर सम्राट के पास भेजता है और सम्राट जब उसके ऊपर मोहर लगा देता है तो मंत्री परिषद का गठन हो जाता है। मंत्रियों में विभागों का वितरण। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का अपने मंत्रियों का वितरण करना होता है। वह मंत्रियों का अनुभव योग्यता देखकर ही उनके विभागों का वितरण करता है। मंत्रिमंडलों के बैठकों की अध्यक्षता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की बैठकें बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडलों की बैठकों में सभी निर्णय प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही लिए जाते हैं। विदेशी संबंधों का संचालन। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री विदेशी मामलों का संचालन भी करता है। वह विदेशों से संबंध सुधारने के लिए उनका दौरा भी करता है और उनसे समझौता भी करता है। प्रशासन पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री का ब्रिटेन के संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण होता है। वह किसी भी मंत्री के कार्य की जांच पड़ताल कर सकता है। प्रशासन की कार्यकुशलता उसी के नेतृत्व पर आधारित होती है। वह प्रशासन से संबंधित शिकायतों को सुनता है और दूर भी करता है। ठीक है। सरकार का प्रमुख प्रवक्ता। प्रधानमंत्री ब्रिटिश सरकार का प्रमुख प्रवक्ता है। वह सरकार की ओर से अधिक घोषणा करता है। वे घोषणाएं संसद या संसद के बाहर करता है। जो ये घोषणाएं होती हैं संसद के अंदर भी करता है और संसद के बाहर भी कर सकता है। अभी आगे आता है दल का नेता। प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। दल का अन्य नेता, जो दल के अन्य दूसरे नेता होते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी बातें मानते हैं। उसके दल का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होता जो उसका विरोध कर सके। वह अपने दल की नीतियों को देश में लागू करने का बिल्कुल प्रयास करता है।
राष्ट्र का नेता। प्रधानमंत्री संपूर्ण राष्ट्र का नेता होता है। इस नाते देश की जनता उसका बड़ा सम्मान करती है। देश की उन्नति उसी के नेतृत्व पर निर्भर रहती है। वह संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व प्रदान करता है, राष्ट्र को हर संकट से बचाता है। सम्राट का मुख्य सलाहकार। प्रधानमंत्री ब्रिटिश सम्राट का मुख्य सलाहकार होता है। सम्राट हर कार्य उसकी सलाह से ही करता है। उसकी सलाह से सम्राट की नियुक्तियां करता है और उसकी सलाह से ही विदेशों का भ्रमण करता है और उसी की सलाह से सम्राट संसद के अधिवेशनों को बुलाता है, उसकी समाप्ति की घोषणा करता है। ठीक है, संसद का नेता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटेन की संसद का नेता होता है। वह संसद के अधिवेशनों का समय निर्धारित करता है। उसकी इच्छा के बिना कोई भी विधेयक संसद में पारित नहीं हो सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद एक ऐसा पद है जिसको ग्रहण करने वाला इसे जैसा भी बनाना चाहिए वैसा बना सकता है। होप सो गाइज, मैंने ये 4-5 टॉपिक आपको करवाए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। आप एक बार दो बार आप वीडियो को सुनोगे तो ये आपको याद ही हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एज इट इज़। जैसे महिलाओं की जो राजनीति में भूमिका है, जैसे चुनाव में भाग लेने की, मत डालने की है, अधिकारों की है, उसको आप जैसे पॉइंट आप बिल्कुल एज इट इज़ उठा लेना और लिख देना अपनी भाषा में। जैसे भी आप लिखोगे थोड़ा बहुत, फिर जैसे जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख दीजिए। मैंने पॉइंट्स को 2-3 बुक से उठाया है। होप सो गाइज आपको ये पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा बुरा जैसा आपको जो लगे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।